हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे वही 5 क्वेश्चन जैसे कि कल बताया था। डेली 5 क्वेश्चंस लेंगे डियर माय स्टूडेंट्स। और जो 5 के 5 क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चंस मैं किरण की जो चैप्टर वाइज बुक है उसके आपको सोल्व करा रहा हूँ डेली। अभी हम 5 का एक कंटिन्यू करते हैं। 5 के बाद हम देखते हैं धीरे धीरे अगर हमें टाइम मिलता है तो हम इसको 15-20 क्वेश्चंस पे डेली का एक टारगेट लेके चलेंगे। तो आप आज के क्वेश्चंस को समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं और आते रहे हैं। और वैसे भी हमारी जो इतिहास है उस इतिहास के बारे में जानने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि कल जैसे मैंने बताया आपको हमारे 4 वेद हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स जैसे चारों वेद का क्रम नहीं जानते होंगे। जैसे कोई यजुर्वेद सोचता होगा फर्स्ट, या कोई ऋग्वेद सोचता होगा, तो उसका एक क्रम आपको कल पता चला, उपनिषद शब्द का पता कल चला। तो इसी तरह बहुत छोटी छोटी सी जानकारी है। ये छोटी छोटी जानकारी भी बहुत बड़ा रूप लेती है तैयारी में अगर हम इसको डेली पढ़ें तो चलिए आज हम आज के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक हुआ करती थी। अर्थशास्त्र नाम की जो पुस्तक है इसकी रचना कौटिल्य ने, आप कह सकते हो इसकी रचना कौटिल्य ने, या कौटिल्य का दूसरा नाम आप कह सकते हो चाणक्य, या फिर तीसरा नाम विष्णुगुप्त। यानी अर्थशास्त्र नाम की जो पुस्तक लिखी है वो चाणक्य ने लिखी है प्यारे बच्चों। चाणक्य के ही ये 2 नाम हैं, यानी कि ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। आप कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त तीनों याद रखिए। तो इस पुस्तक की रचना की थी इन्होंने। जो अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक है वो चाणक्य ने जो लिखी है। चाणक्य किसके दरबार में रहा करते थे? तो चाणक्य मौर्य वंश, या आप कह सकते हो मौर्य दरबार, मौर्य वंश में चाणक्य थे। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि चाणक्य किसके राज दरबार में थे या किसके शासन के समय में थे। तो चाणक्य मौर्यों के समय के व्यक्ति थे, विद्वान थे, ब्राह्मण कुल के थे। तो आपको ये 2 जानकारी अर्थशास्त्र से रिलेट करनी है। नेक्स्ट बात, सेल्यूकस निकेटर, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। पहले तो ये समझते हैं सेल्यूकस निकेटर कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर बच्चों, आपने महान राजा, महान शासक सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर का सेनापति, सिकंदर का सेनापति, सिकंदर का सेनापति था कौन? सेल्यूकस निकेटर। एक नाम और बता रहा हूं मैं आपको, निरियाकस, ये भी सिकंदर का सेनापति था। तो सिकंदर का एक सेनापति का नाम है सेल्यूकस निकेटर और एक सेनापति का नाम है निरियाकस। ये दोनों के दोनों सिकंदर के साथ भारत की तरफ बढ़े थे, या सिकंदर के साथ आप कह सकते हो कि ये युद्ध करने के लिए आए थे। तो जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो सिकंदर की मृत्यु के बाद जितने भी विजित प्रदेश थे, जो भी जीते हुए प्रदेश थे, किसके द्वारा जीते हुए? सिकंदर के द्वारा। वो सभी विजित प्रदेश, जीते हुए प्रदेशों को सेल्यूकस निकेटर के अंडर रखा गया। मतलब वो सभी पर शासन किसका हो गया? सेल्यूकस निकेटर का। तो अब सेल्यूकस निकेटर ने सिंधु नदी को पार करके, क्वेश्चन आ सकता है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जब युद्ध हुआ तो सेल्यूकस निकेटर किस नदी को पार करके आए? तो सेल्यूकस निकेटर ने सिंधु नदी को पार किया। सिंधु नदी को पार, सिंधु नदी को पार किया था सेल्यूकस निकेटर ने। और सेल्यूकस निकेटर का जो युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ था। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। जो सेल्यूकस निकेटर है उसको हराने वाले राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक है, यानी मौर्य वंश की जिसने स्थापना की है वो व्यक्ति कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों सेल्यूकस निकेटर को जब हरा देता है तो सेल्यूकस निकेटर उसको अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखता है। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम था कार्नेलिया। तो कार्नेलिया के साथ शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की।
सेल्यूकस निकेटर का युद्ध भी किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। सिकंदर का सेनापति हुआ करता था कौन? सेल्यूकस निकेटर। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, नॉर्मल स्टोरीज है, कहानियां हैं, इसको सब्जेक्ट समझ के ना पढ़े, आप इसको बिल्कुल मजे मजे में पढ़िए। आप इसको बिल्कुल आनंद लेके पढ़ेंगे तो समझिए कि आपको मैं एक नाटक समझा रहा हूं, एक सीरियल समझा रहा हूं, तो बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगी चीजें। तो सेल्यूकस निकेटर जो थे वो सिकंदर का सेनापति था, और एक सिकंदर का सेनापति जो सेकंड सेनापति था वो कौन था? निरियाकस। सिंधु नदी को पार करके सेल्यूकस निकेटर युद्ध करने आया था किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच था? तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है बच्चों, सबसे पहले तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस तरह का विश्वविद्यालय था? तो पूरे वर्ल्ड में एक तो विख्यात, पूरे वर्ल्ड में बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जिसका क्या नाम था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था इसमें करीब 68 विषयों की पढ़ाई कराई जाती थी, करीब 68 विषयों का अध्ययन कहां पे किया जाता था? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तक्षशिला विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए 16 वर्ष उम्र होनी जरूरी थी। कंपल्शन क्या था, क्या कंडीशन रखी गई? जिसकी एज 16 वर्ष है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में एडमिशन ले पाएगा। 68 विषयों का अध्ययन, 68 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। उस समय विश्व विख्यात था तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगर बात करें दो नदियों के, किन दो नदियों के बीच था? तो बच्चों ये था सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम दो नदियों के बीच था तक्षशिला विश्वविद्यालय। 68 विषयों का अध्ययन, 16 वर्ष तक की एज होनी चाहिए अगर इस विश्वविद्यालय में किसी को एडमिशन लेना है, प्रवेश लेना है। उस समय इस विश्वविद्यालय में, जो हमारे देश का विश्वविद्यालय जो कि विख्यात है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, इस विश्वविद्यालय में करीब 10,800 के करीब स्टूडेंट पढ़ते थे। स्टूडेंट आया करते थे सीरिया से, स्टूडेंट आया करते थे चीन से, स्टूडेंट बहुत दूर दूर के हुआ करते थे, भारत के हुआ करते थे। यानी इस विश्वविद्यालय ने भारत की एक प्रसिद्धि कर दी थी, देश विदेश में भारत का नाम था शिक्षा के क्षेत्र में। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो बच्चों किस नदी के बीच? सिंधु नदी और झेलम नदी। अगर आपको इसको भी थोड़ा सा लर्न करना तो ध्यान से समझना, सिंधु नदी की ही सहायक नदी झेलम नदी है, यानी कि सिंधु की ट्रिब्यूटरी रिवर है। हम इंग्लिश में सहायक को क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी रिवर है झेलम। तो सिंधु की ही सहायक है झेलम, और सिंधु की सबसे छोटी सहायक है झेलम। सिंधु की मेन 5 सहायक नदियां हैं, 5 में से अगर हम बात करें सबसे छोटी की तो झेलम नदी है। तो मैं पूरी सिंधु तो आपको अभी यहाँ पे नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन से फिर भटक जाएंगे हम सब। हम जैसे ही टॉपिक से भटके तो समझ लो फिर ये लर्न नहीं होगा। अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें याद रखनी है तो हमें कम टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच था? सिंधु और झेलम। तक्षशिला विश्वविद्यालय में 68 विषयों का अध्ययन कराया जाता था। 16 वर्ष की एज होनी चाहिए अगर आप तक्षशिला विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हो। 10,800 के करीब विद्यार्थी पढ़ा करते थे उस टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के बाद किसने मगध पर शासन किया? सबसे पहले बच्चों आपको एक बात समझनी होगी, जो ये मगध है, ये मगध है क्या? मगध महाजनपद है। उस टाइम भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद, सबसे विशाल, सबसे ज्यादा आप कह सकते हो धनी, तो हर एंगल से जो सबसे टॉप पे था उस महाजनपद का नाम है मगध महाजनपद। इस मगध महाजनपद पर पूछा गया मौर्य वंश के बाद किसने मगध पर शासन किया, यानी इस वंश के बाद। मैंने अभी इस वंश के बारे में आपसे डिस्कस किया कि जो मौर्य वंश है वो मौर्य वंश अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य, चाणक्य, और मौर्य वंश के बारे में यह भी बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य उसके संस्थापक थे। तो उसी मौर्य वंश की बात चल रही है। इस मौर्य वंश में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मौर्य वंश का सबसे पहला राजा था चंद्रगुप्त। सबसे पहला राजा संस्थापक चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य।
सेकंड बात, टोटल 9 राजा हुए हैं, टोटल 9 राजा हुए हैं, और जो लास्ट राजा था 9वां राजा वो था बृहदर्थ। तो मौर्य वंश के कभी टोटल राजा की बात करें तो टोटल 9 राजा थे, 9 में से पहले राजा चंद्रगुप्त और लास्ट के राजा बृहदर्थ। मौर्य वंश के बाद जो मगध की भूमि पर राज किया वो किया शुंग वंश ने, शुंग वंश ने किया बच्चों। शुंग वंश की जो स्थापना की थी वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने। तो एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं ये बातें। मौर्य वंश के बाद किसने मगध पर शासन किया? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मगध क्या है। तो मगध एक प्रकार का महाजनपद है। टोटल उस टाइम 16 महाजनपद हुआ करते थे। जैसे आज भारत के अंदर स्टेट्स होते हैं, तो उस टाइम पे स्टेट से भी बहुत विशाल, स्टेट से भी बहुत बड़े क्षेत्र के जो हुआ करते थे उनका नाम पड़ता था महाजनपद। तो महाजनपद जो होते थे वो 16 थे। 16 में सबसे बड़ा था मगध। बहुत विशाल, बहुत धनी, बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल वाला, हर एंगल से एक बहुत ही सक्षम था कौन? मगध। तो इस मगध पर मौर्य वंश के बाद जो शासन किया वो किया शुंग राजाओं ने, शुंग वंश ने। शुंग वंश का जो संस्थापक था, जिसने इस वंश की स्थापना की है, वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के बारे में मैंने एक बात और यहाँ पे बता दी है कि चंद्रगुप्त इस वंश का संस्थापक था। और चंद्रगुप्त के बाद, और जैसे चंद्रगुप्त के बाद कौन आया? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक। तो इस तरह धीरे धीरे 9 राजा टोटल हुए हैं किस वंश में? मौर्य वंश में। और मौर्य वंश में लास्ट राजा का नाम है बृहदर्थ। तो मेरी उम्मीद है आपको यहां तक सब समझ आ रहा होगा, क्योंकि बहुत आसान से टॉपिक है, बहुत सिंपल भाषा में आप इसको एक कहानी की तरह से समझिए। आप इसको सब्जेक्ट समझ के बोरिंग मत करिए। बोरिंग हमें चीजें जब लगती हैं जब हम उसको थोड़ा सा पैनिक होके लेते हैं, तो हमें पैनिक नहीं समझना है। इसको पैनिक तरीके से पढ़ोगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। आप इसको बिल्कुल ये समझिए कि आप एक सीरियल देख रहे हो। तो देखिए नेक्स्ट, चरक किसके दरबार में चिकित्सक था? अब बच्चों बात आती है फिर उसी तरह की, पहले चरक के बारे में तो ये पता करें चरक था किसके दरबार में। तो जो चरक था कुषाण वंश में। एक वंश हुआ है कुषाण वंश, हिस्ट्री में एक वंश हुआ है कुषाण वंश। कुषाण वंश आपको याद दिला दूं, अगर कुषाण वंश ऐसे याद नहीं आ रहा, तो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ है कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ है कनिष्क। और जो कनिष्क है उस कनिष्क के दरबार में चरक रहा करता था। कनिष्क के दरबार में चरक रहा करता था। क्वेश्चन क्या है? चरक किसके दरबार में चिकित्सक था? तो चरक कनिष्क के दरबार में था। कनिष्क कौन है? कुषाण वंश का एक शासक है, सबसे शक्तिशाली शासक है कुषाण राजाओं में। कुषाण वंश के जितने भी राजा हुए हैं बच्चों, उनमें सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली राजा है उसका क्या नाम है? कनिष्क। कनिष्क के शासन में चरक रहा करता था। चरक क्या था? चरक था उस समय का राजवैद्य, यानी बहुत प्रसिद्ध राजवैद्य था। इसको इतना ज्ञान हो चुका था इन सभी जड़ी बूटियों से औषधि बनाने का कि उसने इसके ऊपर एक बुक लिखी, जिस पुस्तक का नाम इसने अपने नाम के साथ ही रखा, चरक संहिता। तो चरक संहिता एक आयुर्वेद की पुस्तक थी, जिसके अंदर इसने जितनी भी रिसर्च की वो सब इसके अंदर लिख दिया। तो राजवैद्य था चरक किसके? कनिष्क का। और कनिष्क कौन था? कुषाण वंश। कुषाण वंश का राजा था। तो मेरी उम्मीद है बच्चों आपको आज की सभी चीजें इजीली समझ आ गई होंगी। आप इसको सिंपल तरीके से एक स्टोरी समझ के पढ़ना। स्टोरी समझ के आप इसको अगर 5-7 मिनट देंगे तो 5-7 मिनट से ज्यादा का टॉपिक नहीं है। डेली के 5 क्वेश्चन अगर आप डिस्कस करते रहेंगे तो डेली के 5 क्वेश्चन को, ये देखिए मैं 5 क्वेश्चन डेली लेके आऊंगा। 5 क्वेश्चन वो होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे होंगे। अभी हम उन क्वेश्चंस को नहीं उठाएंगे जो क्वेश्चन केवल एक बार एग्जाम में आया या 2 बार आया। हमारी कोशिश रहेगी कि जो बहुत बार एग्जाम में आया है उन्हीं क्वेश्चंस को पहले लें, ताकि हमारा जो एग्जाम क्रैक करने का एक तैयारी है हमारी, उस तैयारी को हम ये मान के चले कि पहले हमारी बहुत पॉजिटिव वे में लें तैयारी को। क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर में से उनकी छटनी करेंगे जो ज्यादा बार आ रहे हैं, जो मल्टी टाइम रिवाइज हो रहे हैं क्वेश्चन, अगर उनको लेंगे तो हमारा जो सिक्योर हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन समझिए कि हम सिक्योर कर रहे हैं अपने सिलेक्शन को एक बहुत बड़ी भीड़ में से।
हरे कृष्णा बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसको अच्छे से लिख लेना, समझ लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। किसी भी तरह का डाउट हो, अगर आपको लगता हो कि सर इसमें ये चीज और ऐड कर देनी चाहिए थी, तो आप वो भी बताना ताकि हम इसमें और ऐड करें।